Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Worldly Affairs. I hope you all are doing good. अच्छा जी, तो पिछले वीडियो में कुछ वेदर वेरिएबल्स हमसे रह गए थे। वीडियो लंबी होने की वजह से मैंने उनको कट आउट कर दिया था, लेकिन अब हम उनको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है ग्लोबल टेम्परेचर। तो अब हम पढ़ेंगे कि ग्लोबल टेम्परेचर क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं और इम्पैक्ट्स क्या हैं। ग्लोबल टेम्परेचर क्या है? ग्लोबल टेम्परेचर एक एवरेज मेजरमेंट है अर्थ की सरफेस की टेम्परेचर की ग्लोबली। ठीक है, ये कैसे मेजर किया जाता है? ये सतह समुद्र के टेम्परेचर को, सी के टेम्परेचर को और हवा के टेम्परेचर को दोनों का एवरेज निकाल कर, और वो कुछ डेकेड्स का एक स्पेसिफिक पीरियड में कुछ सालों का इकट्ठा करके एवरेज निकाला जाता है, उसको हम कहते हैं ग्लोबल टेम्परेचर। ये यूज़ किया जाता है क्लाइमेट चेंज के और क्लाइमेट सिस्टम को पढ़ने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए और उसमें वेरिएशंस को स्टडी करने के लिए कि क्लाइमेट प्लैनेट का किस तरह से तेज़ी से चेंज हो रहा है। अच्छा, हमारे अर्थ का, हमारे प्लैनेट का क्लाइमेट जो है तो नेचुरली फ्लक्चुएट करता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है कुछ नेचुरल फिनोमेनन की वजह से, जैसे कि वोल्केनिक एरप्शन हो गया या सोलर रेडिएशन वगैरह हो गया। इनकी वजह से हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर राइज़ और फॉल करता रहता है। इसके अलावा नेचुरल फिनोमेनन के अलावा हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानी अमल दखल बहुत ज़्यादा है हमारे प्लैनेट को के राइजिंग टेम्परेचर में और क्लाइमेट चेंज में, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स के बर्न करने की वजह से या दरख्तों की कटाई की वजह से हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर कॉन्टीन्यूसली राइज़ करता जा रहा है। अच्छा, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज IPCC की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर ग्लोबली तेज़ी से रैपिडली राइज़ कर रहा है। और IPCC की 5th असेसमेंट रिपोर्ट जो कि 2014 में हुई थी, उसके मुताबिक भी उन्होंने यही कहा था कि जो क्लाइमेट सिस्टम है इसका इंक्रीज़ हो रहा है और ये ग्लोबल वार्मिंग जो है तो अनडिनाइबल है और इस पर इंसानी अमल दखल वाज़ेह तौर पर है। ठीक है, और कुछ डेकेड्स से हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता जा रहा है। ठीक है, ये सारे मवाद, ये सारे डाटा जो है तो ग्राउंड सैटेलाइट या ओशन डाटा की वजह से साइंटिस्ट को मिलता रहता है, मीटेरोलॉजिस्ट वगैरह को मिलता रहता है, जो कि एक अलार्मिंग ट्रेंड देता है इनको। अच्छा, ग्लोबल टेम्परेचर के राइज़ होने के इम्पैक्ट्स क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट्स क्या हैं? अगर तो टेम्परेचर इसी तरह राइज़ करता रहा तो सबसे पहले तो क्या होगा कि ये हमारे प्लैनेट पर जितने भी ग्लेशियर्स है या आइस रिलेटेड जितने भी मटेरियल है वो सारा पिघलने लग जाएगा। जैसे ग्लेशियर्स हो गए, आइस केप्स हो गए, या पोलर रीजन्स में अगर आपने देखा हो तो पोलर शीट्स होती हैं, पूरी फ्लोरिंग होती है, तो ये पिघलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो ये पिघलना शुरू हो जाएगा, इसकी वजह से जब ये पिघलेगा तो सी लेवल ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, जिसकी वजह से सैलाब वगैरह, सुनामी वगैरह आने का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि पॉपुलेशन को और इकोसिस्टम को थ्रेट है एक। ठीक है, अच्छा, इसके बाद वेदर इवेंट्स एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाएंगे अगर ग्लोबल वार्मिंग होती रही इसी तरह ज़्यादा, तो गर्म तूफ़ान आने के ख़दशात हैं, हीट वेव्स आने के ख़दशात हैं, या समुद्री तूफ़ान ज़्यादा होने के। इसके अलावा कहत साली बढ़ सकती है और हैवी रेनफॉल हो सकती है, बिल्कुल मतलब अपने टाइम के अलावा हैवी रेनफॉल हो सकता है। ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट्स हैं। इसके अलावा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ इस वक्त भी इकोसिस्टम की वजह से, शिफ्टिंग की वजह से अपने एक्सपीरियंसेस में शिफ्ट्स महसूस कर रही हैं। उनके नेचुरल हैबिटेट्स चेंज हो रहे हैं, उनके लाइफ साइकिल वगैरह चेंज हो रहे हैं, जिसके रिज़ल्ट में उनकी एक्सटेंशन भी हो सकती है। यानी कि इकोसिस्टम के डिस्टर्ब होने की वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो एक्सटेंट हो भी चुकी हैं और हो भी सकती हैं आगे भी। ठीक है, क्योंकि हर किसी का एक अपना लाइफ साइकिल है। अगर उसको वो इकोसिस्टम, वो लाइफ साइकिल नहीं मिलता तो फिर वो स्पीशीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती, सरवाइव नहीं कर सकती, एंड इन दी एंड एक्सटेंट हो जाती हैं।
अच्छा, ज़्यादा हीट की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा अगर राइज़ करे तो ओशन एसिडिफिकेशन हो सकती है। ओशन का जो पीएच लेवल है वो डाउन हो जाता है। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ओशन में डिसॉल्व होने लगती है, जिसकी वजह से ओशन का पीएच लेवल डिस्टर्ब होता है और वो एसिडिफिकेशन की तरफ चला जाता है। इसके अलावा ये कोरल ब्लीचिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? कोरल एक स्पीशी है, मरीन स्पीशी, पौधे के जैसे होती है। अगर तो टेम्परेचर राइज़ होता है तो उसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाता है और वो डेड नहीं होती, लेकिन वो डेड कंसिडर की जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसको अंडर स्ट्रेस होती है और नुकसान पहुंचता है, और मरीन लाइफ को भी बहुत नुकसान पहुंचता है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये सारे ग्लोबल वार्मिंग के और राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर के इम्पैक्ट्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हमारे ग्लोबल टेम्परेचर को केयरफुली मॉनिटर करना, हमारे क्लाइमेट चेंज को केयरफुली मॉनिटर करना, और इन हमारे और क्रूशियल और बहुत मीनिंगफुल स्टेप्स लेना, एक्शंस लेना, ताकि हमारे प्लानट का इकोसिस्टम सेफ रहे, ताकि हमारा प्लानट सेफ रहे, ताकि हमारी वल्नरेबल कम्युनिटीज़ की प्रोटेक्शन को इंश्योर कर सकें हम, और साथ ही साथ हमारी फ्यूचर आने वाली जनरेशन्स के सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ये सारे स्टेप्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रेशर एज ए वेदर वेरिएबल। अब देखते हैं कि प्रेशर एक वेदर वेरिएबल कैसे है। प्रेशर की जब हम एज ए वेदर वेरिएबल बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हवा का वो दबाव है जो हमारी ज़मीन की सतह के ऊपर पड़ रहा होता है। ठीक है, यानी एयर का वो प्रेशर जो अर्थ की सरफेस के ऊपर एक्सर्ट हो रहा होता है। इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं बैरोमीटर, एज शोन इन द पिक्चर, और इसको एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट्स मिली बार और मर्करी इंचेस इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रेशर के चेंजेस वेदर के चेंजेस को इंडिकेट करते हैं और ये उनकी स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि हाई प्रेशर सिस्टम्स जो है तो उनको एंटी साइक्लोन्स कहा जाता है। हाई प्रेशर की हवा जो है, हाई प्रेशर के सिस्टम्स को एंटी साइक्लोन कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में 2 पिक्चर्स आपके सामने शोन है जिसमें साइक्लोन और एंटी साइक्लोन बताया गया है। हाई प्रेशर सिस्टम को एंटी साइक्लोन कहा जाता है और ये लिंक करता है साफ़ मौसम के साथ, साफ़ आसमान के साथ और स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के साथ। इसके बरक्स लो प्रेशर सिस्टम जिसको साइक्लोन्स भी कहा जाता है, ये अनस्टेबल वेदर के वजह बनते हैं या क्लाउड फॉर्मेशन की वजह बनते हैं, प्रेसिपिटेशन, बारिश, बर्फ़बारी वगैरह की वजह बनते हैं, और दूसरे बहुत से इवेंट्स की, सिवियर इवेंट्स की वजह बनते हैं। सभी इनको साइक्लोन्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सोलर रेडिएशन यानी सूरज से आने वाली गर्मी या ज़मीन का के रोटेशन के वो सूरज के कितने करीब है या दूर है, ये सारी चीज़ें प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन पर इन्फ्लुएंस करती हैं कि कब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है और कब कम होता है, यानी लो प्रेशर सिस्टम बनता है। मीटेरोलॉजिस्ट जो हैं तो प्रेशर को स्टडी करने के लिए, एनालाइज करने के लिए प्रेशर मैप्स और आइसोबारिक चार्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं वेदर फोरकास्ट करने के लिए या वेदर की मूवमेंट और इंटेंसिटी को एनालाइज करने के लिए। लेकिन इसके अलावा प्रेशर अकेला सिर्फ वेदर के असेसमेंट के लिए इंसफिशेंट है। इसके साथ साथ बाकी के वेरिएबल्स जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी या विंड स्पीड और प्रेसिपिटेशन वगैरह को ज़रूर साथ कंसिडर किया जाता है। अच्छा जी, इसके बाद लास्ट हमारे पास आ जाता है सर्कुलेशन एज ए वेदर वेरिएबल। सर्कुलेशन की भी जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन रेफ़र करता है हवा की मूवमेंट को, हवा की हरकत को। एटमॉस्फेयर में हमारे इर्द गिर्द जो हवा की मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं सर्कुलेशन, और ये वेदर के पैटर्न्स को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है तो डिपेंड करती है मेनली कि टेम्परेचर क्या है, कौन से हिस्से ज़मीन के गर्म हैं, कौन से नहीं है। अब अगर आप पोलर रीजन्स देखें पिक्चर में तो यहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है लेकिन डाइवर्ज हो जाती है, तो ये वाले एरियाज़ कदरे ठंडे हैं एज़ कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन। अगर आप देखें दरमियान में इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन, यहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है डायरेक्ट बिल्कुल दरमियान में। यहाँ पर एरियाज़ कदरे गर्म होते हैं एज़ कम्पेयर टू द पोलर रीजन्स। पोलर रीजन में जब सूरज की रोशनी पड़ के डाइवर्ज हो जाती है तो वो इलाके ठंडे होते हैं, तो वहाँ पर एयर की सर्कुलेशन कम है, वहाँ हाई प्रेशर वाले
एरियाज़ हैं वहाँ पर हवाएं हाई प्रेशर से चलती हैं, क्योंकि ठंडी हवाओं में ठंडी हवाओं का प्रेशर हाई होता है एज़ कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन। यहाँ पर हवाओं का दबाव भी कम है और इनको हम एंटी साइक्लोन कहते हैं। यहाँ वेदर क्लियर रहता है और यहाँ पर एयर की सर्कुलेशन भी कम है। ये सारे पैटर्न्स जो हैं तो इन हवाओं को 3 दर्जों में तकसीम किया जा सकता है ग्लोबल विंड्स के नाम से, जिनमें से एक है ट्रेड विंड्स, प्रीवेलिंग वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज, यानी ईस्ट वेस्ट और ट्रेड विंड्स। ठीक है ना। पोलर एरियाज़ में जो हवाएं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वो हाई प्रेशर वाली हैं, ठंडी हवाएं हैं क्योंकि वो एरिया ठंडा है। इसके अलावा वेस्टर्लीज में दरमियानी हवाएं हैं और ट्रेड विंड्स जो हैं तो वो कन्वेंशनल जोन के करीब हैं, तो वहाँ पर प्रेशर कम है हवा का और सर्कुलेशन भी कम है क्योंकि वो एरियाज़ ही गर्म हैं। ये सारा सिस्टम इन्फ्लुएंस होता है कोरियोलिस इफ़ेक्ट से। कोरियोलिस इफ़ेक्ट क्या है? ये अर्थ के रोटेशन पर डिपेंड करता है। मैं आपको पिछली वीडियो में बाय द वे इसके बारे में पढ़ा चुकी हूँ। जब अर्थ रोटेट होती है तो उसके ऊपर जो हवा आ रही है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो डिफरेंट एरियाज़ में हवा के डिफ्लेक्ट होने का अंदाज़ डिफरेंट है, जिसकी बुनियाद पर ये विंड्स की तकसीम की गई है। हवा के सर्कुलेशन के जो पैटर्न्स होते हैं, ये हाई और लो प्रेशर सिस्टम्स, जिनको हम साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स कहते हैं, इनके बनने की वजह होते हैं। हवा की सर्कुलेशन का इंटरेक्शन दूसरे वेदर वेरिएबल्स के साथ, जैसे टेम्परेचर और मॉइस्चर के साथ मिलकर मौसम के बनने में मदद देता है, या साइक्लोन और एंटी साइक्लोन्स वगैरह के बनने में मदद देता है। हवा की सर्कुलेशन की वजह से गर्मी, मॉइस्चर और पोल्यूशन वगैरह दूसरे रीजन्स में ट्रांसपोर्ट हो सकती है, और मीटेरोलॉजिस्ट्स के लिए हवा की सर्कुलेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो वेदर की इवेंट्स को स्टडी कर सकें या क्लाइमेट चेंज को स्टडी कर सकें। और क्लाइमेट चेंज की वजह से हवा की सर्कुलेशन या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वगैरह भी चेंज हो सकती है, जिसकी वजह से स्टॉर्म वगैरह के आने के ख़दशात बढ़ सकते हैं और उनमें भी चेंजेस वगैरह वाज़ेह हो सकती हैं, वो भी ग्लोबल स्केल पर। Thank you so much for watching the video. Please feel free to ask any questions, and please do like, share and subscribe for more educative content. Bye.